अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं वसीम मलिक साहब। और हम तो इनको पुराने जानते हैं, हमारे लिए तो वसीम लाला हैं। कैसे हैं वसीम? अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम जो है वो लाइफ सेवर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका काफ़ी पुरानी वाबस्तगी है। आई थिंक 2010 से या उससे भी शायद पहले से एरिड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे हैं और अब आजकल खुद टीचर हो गए हैं। तो बाकी वसीम, आपको मेरा अंदाज़ा है, बल्कि मुझे यकीन है कि मेरी बहुत सारी ऑडियंस आपको पहले से ही जानती होगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। एक्चुअली जी 2010 से जब मैंने एरिड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उसी वक्त हमने साथ सोशल वर्क स्टार्ट किया। और उस वक्त हमने साथ लाइफ सेवर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। और हमारा पर्पस यही था कि हमारी अपनी नेशन है, हमने इसके प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने हैं और उसमें हमने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। वो बेशक अगर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एक यूनिवर्सिटी की है या हमारी एक फैमिली की है तो हमने उस हद तक चीज़ों को लेके चलना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। बट कोर फोकस हमारा थैलेसीमिया, ब्लड डोनेशन, अवेयरनेस और इन्हीं चीज़ों पे। थैलेसीमिया और ब्लड डोनेशन, ये वो सोशल वर्क है जिसकी वजह से मेरी आपसे मुलाकात हुई। मैं उस वक्त पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी का असिस्टेंट एडमिन था और हम ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए कहीं पे भी जाते थे तो वसीम साहब की टीम वहाँ पहुँच जाती थी। और इनका नेटवर्क वहाँ पे ब्लड डोनर्स को कहीं ना कहीं से ले आता था। ठीक है, हम लोगों ने जो अल्लामा इकबाल पार्क है वहाँ पे काफ़ी ब्लड कैंप लगाए हैं। और आपकी टीम न सिर्फ ब्लड डोनर्स लाती थी, बल्कि गिनती पूरी नहीं होती थी तो वो खुद भी ब्लड डोनेट करने बैठ जाती थी। तो अब थैलेसीमिया में कैसे आपने, चले वो तो समझ में आता है कि उन बच्चों को देख के हमें होता है कि हमें ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ देने की ज़रूरत है वापस सोसाइटी को, तो ये बेस्ट तरीका है देने का। आपका सफ़र कैसा रहा थैलेसीमिया में? हमारा ये था कि हमारा पहले से प्लान नहीं था कि हमने थैलेसीमिया के हवाले से कोई काम करना है। सिंपली हम डिफरेंट इश्यूज पे काम कर रहे थे, तो जिसकी कॉल आती थी विल ट्राई आवर बेस्ट के जो हेल्प कर सके करें। किसी ने ब्लड डोनेशन के लिए कह तो दिया तो? किसी ने ब्लड डोनेशन के लिए कह दिया। और उसका ये होता था कि कोशिश करते थे कि अगर एक काम एक दफ़ा करें तो नेक्स्ट टाइम वो इफेक्टिव वे में किया जाए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड एनर्जी है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और इसके साथ अगर हमने ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम करना है तो उसके लिए हमें साथ साथ प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट लानी होती है। तो अब वो एज ए स्टूडेंट ही हमने रिसोर्सेज हमारे पास जितने होते थे, स्टूडेंट की पॉकेट मनी होती है एक स्पेसिफिक, उसके पास उसने साथ अपनी एजुकेशन भी मेंटेन करनी होती है, उसके साथ साथ अपने बाकी टास्क भी मेंटेन करने होते हैं, साथ सोशल वर्क भी करना होता है। तो उसमें हम प्लान करके काम करते थे ताकि हमारी एजुकेशन भी डिस्टर्ब ना हो और बाकी चीज़ें भी चलती रहें। और और मेन चीज़ आपकी नेटवर्क था आपका। उसमें नेटवर्क के साथ साथ हमने जब प्लानिंग अच्छी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमने फोकस किया, तो हमें पता चला कि भाई बहुत सारे जो केसेस हैं उनमें से मोर देन 30 to 40% हमारे पास थैलेसीमिया के केसेस होते हैं जो ब्लड की आती हैं कॉल्स। हम्म। और उस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रेगुलाइज नहीं होते थे कैंप्स और कोलैबोरेशंस का ट्रेंड नहीं था। हम्म। तो वो हमने रिक्वेस्ट की डिफरेंट थैलेसीमिया सेंटर्स को कि यार आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन में वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैंप किया करें। और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब मिल के कैंप करती हैं, जिससे डिफरेंट की ऑडियंस भी मिल के काम करती है और ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम हो जाता है। अच्छा, इसमें थैलेसीमिया के अंदर आपने जब काम शुरू किया तो वक्त के साथ साथ मैंने देखा, मैं भी जारी बात है काफ़ी नॉलेज थी, ये फैलता क्यों है पाकिस्तान में, कितने लोगों को थैलेसीमिया है ओवरऑल? अभी जो लेटेस्ट स्टैट्स अवेलेबल हैं हमारे पास ना, गवर्नमेंट के रेफरेंस से हम अगर बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान में 1 लाख के करीब बच्चों को कहा जा रहा है कि थैलेसीमिया है। ठीक है। माइनर है या मेजर? मेजर थैलेसीमिया मेजर है। मेजर की बात करें हम। थैलेसीमिया मेजर जिन बच्चों को होता है उनको रेगुलरली ब्लड लगता है, लेकिन जो माइनर होते हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं रहती, कभी कभी ज़रूरत रहती है, और बस वो डोनेट नहीं कर सकते किसी को क्योंकि वो थैलेसीमिया कैरियर होते हैं बेसिकली। इस तकरीबन बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें ये होता है कि आम बंदा कैरियर जो हेल्दी नजर आ रहा होता है वो भी कैरियर हो सकते हैं। हम्म। आप लोग ब्लड डोनेट अगर करने जाएं तो उसमें से या तो ब्लड की वीकनेस से आइडिया हो जाता है, और रिपोर्ट्स प्रॉपर एक हेमोटोलॉजिस्ट होती हैं जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट होता है चेक करके बताता है। या वो ब्लड डोनेट कर भी सकता है थैलेसीमिया माइनर का बंदा भी, आम देखने वाले बंदे को हेल्दी नजर आता है। बट नॉर्मल जब लाइफ गुजार रहा होता है नॉर्मल लाइफ गुजारा होता है, लेकिन जब मेल और फीमेल दोनों थैलेसीमिया माइनर के हों और उनकी तो शादी हो जाए। उनकी शादी हो जाए तो जो रिप्रोडक्शन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें थैलेसीमिया मेजर के चांसेस होते हैं 25%। और हम्म। जो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे होते हैं वो उनके रेड सेल्स ना तो रिप्रोड्यूस होने की रेशो बहुत कम होती है। ये जो बाकी सारी बहुत सारी बीमारी होती हैं जो एक दूसरे से टच करने से या बर्तन यूज करने से, एक वाला, या जिस तरह कोविड था कि एक को लग जाए तो उसके करीबी बंदे को लग सकता है, थैलेसीमिया इस तरह नहीं लगता। लेकिन थैलेसीमिया जो लगने का तरीका है
वो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि ये फैलता किस वजह से। मोस्टली ये कजन मैरिजेस की वजह से फैलता है, क्योंकि कजन्स के अंदर थैलेसीमिया वो कैरियर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता। लेकिन जब दो कैरियर्स की शादी हो जाती है तो उनका बच्चा मोस्टली माइनर मेजर थैलेसेमिक पेशेंट हो जाता है, जिसको फिर ब्लड डोनेशन की जरूरत रहती है। तो इसके रुकाव के लिए कोई, आपको क्या लगता है? मेरे टाइम पे तो मुझे पता था कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे ड्रामे वगैरह बनाए जाएं, ऐसा कंटेंट बनाया जाए जिससे लोगों को बताया जाए कि, आई थिंक आपने कहा कि लॉज तो हैं कि निकाह से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना तो लाजमी है। जी लॉज है, और तमाम हमारे जो प्रोविंसेस और स्टेट्स हैं उनमें लॉज हैं कि ब्लड डोनेशन और ये जितने जेनेटिक डिजीज हैं इसके हवाले से ना पंजाब में है पंजाब थैलेसीमिया एंड जेनेटिक डिजीजेस डिपार्टमेंट, ठीक है। डॉक्टर यास्मीन उसे लीड कर रही हैं, और बड़ी अच्छी उनकी सर्विसेज हैं। बट फिलहाल हमारे यहाँ कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है, और इस लॉ की कोई ज़्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जब थी तो वो पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर फेडरेशन की प्रेसिडेंट थी, यानी कि आई थिंक अभी भी हैं। जितनी भी थैलेसीमिया के जितने भी प्राइवेट और सेमी प्राइवेट इदारे हैं उन सबको लीड करती थी। और उनका यूँ समझते हैं कि थैलेसीमिया के लिए उनका बहुत बड़ा, वैसे भी वो काफ़ी अच्छा सोशल वर्क करती हैं, लेकिन ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए तो एक माँ की तरह हैं वो। तो आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब अभी भी थैलेसीमिया के पेशेंट्स नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये मैं समझता हूँ कि अनअवेयरनेस की वजह से है। कोई भी जानबूझ के तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी थैलेसीमिक पेशेंट से शादी कर ले। तो इसमें एक तो अनअवेयरनेस के साथ साथ हम कहते हैं हमारे यहाँ ना लॉज की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस तो हम देते हैं कि आपको हेलमेट पहनना है, ठीक है, लेकिन साथ साथ चलान करते हैं ताकि लोग पहने, लाजमी पहने, ठीक है। कम्युनिटी वेलफेयर के लिए होता है, लेकिन जब स्टेट इस चीज़ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेती है और छोटी मोटी प्लानिंग करती है कम्युनिटी के लोगों को, तो वो थोड़ा सा उसको सीरियस लेते हैं, ठीक है। सीट बेल्ट पहननी चाहिए, हर एक को अवेयरनेस तो होती है, लेकिन लोग सुस्ती करते हैं इसमें। लेकिन जब साथ ही आपके चलान होते हैं लोग तो उसमें ज़्यादा सीरियस लेते हैं। इस तरह जब इनके लॉ को फॉलो ना करने पे कोई स्टेट एक्शन लेगी, कोई प्लेंटी करेगी, कोई फाइन करेगी, तो लोगों ने फिर इन लॉज को सीरियस लेना है। वरना हमारे यहाँ लॉज को इजी लेने का ट्रेंड पाया जाता है। या अब फर्ज करें, पेनल्टी क्या हो सकती है कि अगर दो हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी शादी हो गई और उन्होंने उस लॉ को फॉलो नहीं किया कि उन्होंने पहले थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं कराया, अब उनको आप पेनल्टी करके क्या करेंगे? शादी तो हो गई। नहीं नहीं, उसका लिए एक तो यह है कि जिन लोगों की शादी हो गई है और वो अगर थैलेसीमिया माइनर के दोनों थे पार्टनर, और तो उसमें भी तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से एक कहते हैं ना मुतफिका तौर पे एक फतवा मौजूद है कि जब बच्चा माँ के पेट में हो, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में उसका टेस्ट होके पता चल जाता है कि वो थैलेसीमिया मेजर का है या नहीं है। और अगर थैलेसीमिया मेजर का हो तो वो अबॉर्शन जो उसका है वो शरई तौर पे उस पे कोई भी यहाँ पे प्लेंटी नहीं होती बिकॉज ना। वो बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी लाइफ के लिए भी नुकसानदेह होता है उसकी। तो वो सारे टेक्निकलिटीज और हेल्थ प्रोस्पेक्टिव और सारी चीजें देखते हुए जितने भी स्कूल ऑफ थॉट के हमारे रिलीजियस लीडर थे, उन सारों ने इस पे कंसेंसस के साथ इस चीज को ओके किया है कि ऐसे बच्चे जिनका थैलेसीमिया मेजर हो, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टेन्योर से पहले पहले माँ के पेट में उनको हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है। तो वो पहले से टेस्ट हो जाए ताकि अबॉर्शन वक्त पे हो जाए। और एक थैलेसीमिया पेशेंट जो है ना दुनिया में आने से हम लोग, लेकिन फिर भी मोस्टली चांसेस तो होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों थैलेसीमिक पेरेंट्स हों तो उनको नॉर्मल बच्चा भी पैदा हो सकता है। जी 25% चांसेस होते हैं थैलेसीमिया मेजर के, अच्छा। ठीक है। अगर दोनों हैं थैलेसीमिया माइनर हैं तो उनमें 25% चांसेस होते हैं कि वो उनका मतलब हर चार में से एक बच्चा हो सकता है कि थैलेसीमिया मेजर का हो। चार अगर बच्चे ये नहीं कि तीन उनके हेल्दी पैदा होंगे फिर चौथे नंबर वाला ही थैलेसीमिया मेजर का होगा। वो बेशक हो सकता है चौथा कि बच्चे बेशक ना हो थैलेसीमिया और हो मेजर सकता है हो, कि दो और हो हो सकता है कि सारे बच्चे हों, ठीक है। मतलब कि हर बॉल पे आउट होने का चांस है, लेकिन एक 25% एक है। एवरेज है, वर्ल्ड वाइड एवरेज है। ओवरऑल तो ये ऐसे नहीं कि हर बच्चे के ऊपर, हर कपल के ऊपर है। मोस्ट मेन जो चीज़ यही है कि दो थैलेसेमिक पेशेंट्स की शादी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कजिन्स हो, पसंद हो उनको। ये माशरे के लिए भी बेहतर है और उस फैमिली के लिए भी बेहतर है। मैंने थैलेसेमिया पेशेंट वाली फैमिली को, पूरी फैमिली को ट्रॉमा में देखा है। वो सारे इफेक्टेड होते हैं, चाहे माँ बाप इफेक्टेड ना भी हों। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई मैरिज की और लॉस की।
अब आप मुझे बताएं कि ब्लड डोनेशन कलेक्ट करने जाते हैं तो आप मोस्टली क्या चीज़ फेस करते हैं, कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप लोगों को देना चाहेंगे ताकि उनकी जो उनके जहन में कुछ ऐसी चीज़ चल रही है वो क्लियर हो जाए और इजीली डोनेट करें। क्यों, मैं तो जानता हूँ, मैं बड़ा ही रेगुलर डोनर हूँ एंड आई नो इट्स अ वेरी हेल्थी एक्टिविटी। अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो ये इससे ज़्यादा अच्छा तोहफा किसी नेचर को वापस से देने का कुछ नहीं। देखिए जी, ब्लड डोनेशन हेल्दी तो है ही है। इससे जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनकी सेहत के हवाले से तो बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आता है? सबसे पहले तो एक बंदा जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद सूरह मायदा सूरत नंबर 6 आयत नंबर 32, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। इसमें आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा, अल्लाह ताला ने इंसान का जिक्र किया है, इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि आपने किसी मुस्लिम की या किसी काफिर को, ठीक है, क्रिश्चियन को। ठीक, एक इंसान की जिसने जान चाहिए, एक चीज तो ये आ गई। अब उसके बाद दूसरी बात आ गई कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अब जिसने एक इंसान की जान बचाई, अब हम इधर अगर रेफर करें ना एक वाकया हजरत राबिया बसरी का, ठीक है, तो अल्लाह ताला कहता है कि भाई जिसके बारे में लोगों का पॉजिटिव गुमान होता है अल्लाह ताला उसे उसी लिहाज से ना ट्रीट करता है। तो अल्लाह ताला ने आज तक हम सारों के कहते हैं ना जो कम्युनिटी में रिमार्क्स हैं हजरत राबिया बसरी के बारे में पॉजिटिव करती हैं। और वो जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था कि उन्होंने अपने जूते से कुत्ते को पानी पिलाया, जिसकी जान बचाई। अगर एक कुत्ते की जान की जान बचाने पे इतना बड़ा रिवॉर्ड हो सकता है, तो एक इंसान की जान बचाने पे जिसपे अल्लाह ताला पूरी इंसानियत की जान बचाने का रिवॉर्ड दे रहा है, वो तो एक कहते हैं ना एक एंडलेस ब्लेसिंग है। अच्छा, ठीक है, अब ये तो हो गया रिलीजियस पॉइंट, एक है मेडिकल पॉइंट। मैंने देखा है कि जो रेगुलर ब्लड डोनर्स होते हैं ना वो खुद उनका ब्लड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि वो रिफ्रेश होता जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके कहते हैं डबल बेनिफिट है, ठीक है। नंबर वन बेनिफिट ये है कि जो बंदा खुद ब्लड डोनेट करता है, एक तो उसका ब्लड वैसे भी तिल्ली उसकी जला रही होती है, तो वैसे भी 45 डेज बाद उसका ब्लड कहते हैं ना सारा साथ साथ बर्न होकर साथ साथ रिप्रोड्यूस हो रहा होता है। तो वो जो एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है ब्लड को बर्न करने की, उसी जगह वो हमारी कहते हैं ना फ्रेश हमें ब्लड प्रोड्यूस करते हुए हमारा ब्लड अच्छा बनता है। एक तो ये प्रोस्पेक्टिव हो जाता है। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिसर्च की गई हैं उसमें ये पता चलता है जनाब के जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनमें रेलिवेंटली कार्डियक इश्यूज कम होते हैं और डिफरेंट किस्म की बीमारियों के कम शिकार होते हैं। इसके साथ साथ एक बंदा जब किसी की जान बचाने के लिए कोई काम करता है तो वो एक छोटी सी बात है कि अल्लाह ताला किसी का उधार नहीं रखता, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सा रूल है। तो जब इंसान किसी की जान बचाने के लिए काम करता है तो उसको भी बेनिफिट होता ही होता है। अब वो क्या बेनिफिट होता है? जो बंदा ब्लड डोनेट करता है ना, ब्लड डोनेशन की जो ट्रांसमिशन के थ्रू डिजीज हो सकती है ट्रांसफर, उन सालों के ये टेस्ट होते हैं और ये स्टेट का रूल है। ब्लड डोनर के सारे टेस्ट करने ही पड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके, मैं भी हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करता था तो मेरे ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट फ्री में हो जाते थे जो कि नॉर्मली हम नहीं करते। इस सिलसिले में बहुत सारी और भी बातें हैं, ब्लड कलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स, ब्लड डोनेशन के अंदर फायदे, बहुत सारी चीज़ें हम ब्रेक के बाद आपको उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वसीम भाई हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए।